हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के सोशल साइंस का मॉडल टेस्ट पेपर जो कि फाइनल टर्म के लिए है और ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा पेपर जो है वो कितने मार्क्स का आएगा। तो वो टोटल 80 मार्क्स का आएगा और टाइमिंग आपको पेपर को सॉल्व करने के लिए 3 आवर्स की दी जाएगी। जो भाग क है उसमें एक एक नंबर के 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दमन से गोवा तक के मैदान का क्या नाम है? तो उसे कोंकण नाम से जाना जाता है। किस दस्तावेज को जीवित दस्तावेज भी कहा जाता है? तो भारतीय संविधान को जीवित दस्तावेज कहा जाता है। ठीक है, असम में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है? तो असम में जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो है काजीरंगा। इनमें से कौन सा कार्य गुरु नानक जी ने कभी नहीं किया था? तो गुरु नानक जी ने भैंस और गाय को भी चराने का काम किया था, कृषि भी की थी, व्यापार भी किया था, तो नौकरी जो है वो उन्होंने नहीं की। नेक्स्ट है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे संबंधित है? तो वो बफर स्टॉक से भी संबंधित है, न्यूनतम मूल्य से, उचित मूल्य की दुकानों, यानी कि ये सभी। यूनानियों ने पंजाब के लिए किस नाम का प्रयोग किया था? तो उन्होंने पेंटापोटामिया नाम का प्रयोग किया था। निम्नलिखित में से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है? तो संतुलित बजट भी होता है, अधिशेष बजट भी होता है, घाटे का बजट भी होता है। ठीक है, तो बचत बजट जो है वो बजट का प्रकार नहीं है। बाबा बंदा सिंह बहादुर का संबंध किस युद्ध से है? लोहगढ़ का युद्ध। ठीक है, नामधारी कूका आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो नामधारी आंदोलन के संस्थापक बाबा राम सिंह जी थे। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह रह चुके हैं। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? ठीक है, रीजनल है, तो वो है शिरोमणि अकाली दल। नेक्स्ट आ जाता है भाग ख। इसमें आपको जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका उत्तर आपने एक शब्द या एक वाक्य में देना है। ठीक है, एक एक नंबर के ये प्रश्न है, टोटल 12 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। देश में रिफ्ट या दरार घाटियां कहाँ मिलती है? तो भारत में दरार घाटियां जो है वो प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाती है। ठीक है, लिंग अनुपात से आप क्या समझते हैं? तो लिंग अनुपात का अर्थ है प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, यानी 1000 अगर मतलब कि मेल है तो कितनी फीमेल है उसको कंपेयर करना। ठीक है, अभ्रक का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो अभ्रक का उपयोग जो है वो बिजली उद्योग में किया जाता है। ठीक है, या बिजली के उपकरण बनाने में किया जाता है। उर्वरक क्या है? उर्वरक भूमि को पोषक तत्व देने वाले रासायनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो भूमि को उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए ये रासायनिक पदार्थ है। लघु उद्योगों की एक समस्या पर प्रकाश डालिए। तो लघु उद्योगों में कच्चे माल की समस्या होती है कि उनको कच्चा माल जो है वो जल्दी नहीं मिलता। ठीक है, शक्ति की समस्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का प्रॉब्लम आता है इन्हें। भारत के शीर्ष बैंक का नाम बताइए। ठीक है, तो भारत के जो शीर्ष बैंक है या जिसको हम बैंकों का बैंक बोल सकते हैं वो कौन सा बैंक है? भारतीय रिजर्व बैंक। उलेमा बारे आप क्या जानते हैं? तो उलेमा के बारे में आप क्या जानते हैं? उलेमा जो है वो मुस्लिम धार्मिक वर्ग के नेता थे जो अरबी भाषा तथा धार्मिक साहित्य के विद्वान थे। ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़क सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्र चकिया मिसल के संस्थापक कौन थे? तो वो थे सरदार चड़त सिंह। नेक्स्ट है, हरमिंदर साहिब की नींव कब तथा किसने रखी? तो हरमिंदर साहिब की नींव 1589 ईस्वी में उस समय के जो प्रसिद्ध सूफी संत थे मियां मीर जी ने रखी। संयुक्त राष्ट्र का जन्म कब हुआ? तो संयुक्त राष्ट्र का जन्म 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। भाग ग, इसमें आपसे 3-3 नंबर के 8 प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं, टोटल 24 नंबर का ये भाग ग है। ठीक है, तो इसमें जो आपने आंसर करना है वो 30 से 50 शब्दों में करना है। विदेशी पौधों से हमें क्या नुकसान हो सकते हैं? विदेशी पौधों से हमें निम्नलिखित नुकसान जो है या हानियां हो सकती है। हमारे स्थानीय लाभकारी वनस्पति नष्ट हो सकते हैं, मतलब जिस एरिया में हम रहते हैं वहां की वनस्पति जो है वो खराब हो सकती है। विदेशी वनस्पति को नष्ट करने में हमारा बहुत सा धन व्यय होगा।
ठीक है। तो जो विदेशी वनस्पति है उसको खत्म करने में हमारा मतलब कि अगर उसको जड़ से खत्म करना चाहते हैं बहुत सारा पैसा बर्बाद होगा। विदेशी वनस्पति से सांस तथा त्वचा संबंधी खतरनाक रोग फैल सकते हैं। हमारे जल भंडार विदेशी वनस्पति से प्रदूषित हो सकते हैं। हमारी उपयोगी भूमि कम हो सकती है, चारागाहों में कमी आ सकती है तथा अन्य वन्य क्षेत्र नष्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट, तटवर्ती मैदानों की देश को क्या महत्वपूर्ण देन है? तो तटीय मैदानों की देश को निम्नलिखित देन है। तटीय मैदान बढ़िया किस्म के चावल, खजूर, नारियल, मसालों, अदरक, लौंग, इलायची आदि की कृषि के लिए विख्यात है, मतलब इसके लिए फेमस है। ये मैदान अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अग्रणी है, ठीक है। तो मतलब कि व्यापार जो है वो यहाँ पे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता है वो चीजें हो सकती है। इन मैदानों से समस्त देश में बढ़िया प्रकार की समुद्री मछलियां भेजी जाती है। तटीय मैदानों में स्थित गोवा, तमिलनाडु तथा मुंबई के समुद्री बीच पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पे पर्यटक घूमने आते हैं। देश में प्रयोग होने वाला नमक पश्चिमी तटीय मैदानों में तैयार किया जाता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कृषि का महत्व क्या है? आजीविका का प्रमुख स्रोत है, ठीक है। ये लोगों को जो है वो रोजगार जो है वो प्रदान करता है। राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान, कृषि राष्ट्रीय आय में एक बहुत बड़ा भाग जो है वो प्रदान करती है। राष्ट्रीय आय का लगभग 15.3% भाग जो है वो कृषि से ही प्राप्त होता है, जो कि एक बहुत बड़ा हिस्सा है, ठीक है। रोजगार का साधन है। भारतीय कृषि भारत की श्रम संख्या के सर्वाधिक भाग को रोजगार प्रदान करती है और करती रहेगी। उद्योगों का योगदान, भारत के अनेक उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर करते हैं, ठीक है। जैसे कच्चा सामान, कोई अगर कपड़े बनाने की फैक्ट्री है, ठीक है, जो कि कॉटन से कपड़ा बनाती है, तो कॉटन कहाँ उगेगा? वो खेतों में ही उगेगा, है ना। तो कृषि के ऊपर ही डिपेंडेंट है, ठीक है। इसी तरीके से अंतरराष्ट्रीय व्यापार में योगदान, भारत अपने कुल निर्यात का प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से 18% भाग कृषि उपजों से बने पदार्थों के रूप में निर्यात करता है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। चलिए आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है कि निवेश की परिभाषा दें, निवेश के निर्धारक तत्व कौन से हैं? तो अर्थशास्त्र में पूंजी में की जाने वाली वृद्धि, ठीक है, जो हमारा कैपिटल है, जब उसमें हम थोड़ा सा मतलब कि कह सकते हो इन्वेस्टमेंट करते हैं और पैसा जो है वो डालते हैं, तो उसे निवेश कहा जाता है, ठीक है। एक वर्ष में आय का जो भाग उपभोग पर व्यय नहीं किया जाता बल्कि बचाकर पूंजी निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे निवेश कहा जाता है, ठीक है। तो एक साल में आपने जो भी पैसा जो है वो मतलब कि कमाया, ठीक है, आपने खर्च ना करके उसे बचा कर रख लिया, ठीक है। तो उस बचाए हुए पैसों को जो है जब आप अपनी ही कंपनी में लगाते हो तो उसे पूंजी निर्माण जो है वो कहा जाता है, ठीक है। कैपिटल जो है वो कहा जाता है। तो वो जो पैसा आपने लगाया ना उसे निवेश कहा जाएगा, ठीक है, कि आपने अपनी कंपनी में निवेश किया है। निवेश के निर्धारक तत्व जो है वो दो होते हैं, लाभ की दर अथवा निवेश की सीमांत कार्यकुशलता, ठीक है। ब्याज की दर अथवा निवेश की लागत, एक विवेकशील उद्यमी तभी निवेश करेगा यदि पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता ब्याज की दर से अधिक है, ठीक है। अगर ब्याज में उसको ज्यादा पैसा मिल रहा है तो वो निवेश नहीं करेगा, वो बैंक में इन्वेस्ट करेगा पैसे को, ठीक है। इसके विपरीत यदि ब्याज की दर पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता से अधिक प्रतीत होती है तो निवेश करने के लिए प्रेरणा नहीं रहेगी, मतलब वो निवेश नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु अर्जन देव जी की शहादत पर एक नोट लिखिए। मुगल सम्राट अकबर के पंचम पातशाह सिख गुरु गुरु अर्जन देव जी के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, परंतु अकबर की मृत्यु के पश्चात जहांगीर ने सहनशीलता की नीति छोड़ दी। वह उस अवसर की खोज में रहने लगा जब वह सिख धर्म पर करारी चोट कर सके। इसी बीच जहांगीर के पुत्र खुसरो ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। खुसरो पराजित होकर गुरु अर्जन देव जी के पास आया। गुरु जी ने उसे आशीर्वाद दिया। इस आरोप में जहांगीर ने गुरु अर्जन देव जी पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया, परंतु गुरु अर्जन देव जी ने जुर्माना देने से इनकार कर दिया, इसलिए उन्हें बंदी बना लिया गया और अनेक यातनाएं देकर शहीद कर दिया गया। गुरु अर्जन देव जी की शहीदी से सिख भड़क उठे। वे समझ गए कि उन्हें अब अपने धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र धारण करने पड़ेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा दलीप सिंह के बारे में आप क्या जानते हैं? महाराजा दलीप सिंह पंजाब जो कि लाहौर राज्य का अंतिम सिख शासक था। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के समय वे नाबालिग था, अतः 1846 ईस्वी की भैरोवाल की संधि के अनुसार लाहौर राज्य के शासन प्रबंधन के लिए एक काउंसिल ऑफ रेजेंसी की स्थापना की गई। इसे महाराजा के बालिग होने तक कार्य करना था, परंतु दूसरे एंग्लो सिख युद्ध में सिख पुनः पराजित हुए। परिणाम स्वरूप महाराजा दलीप सिंह को राजगद्दी से उतार दिया गया और उसकी 4 से 5 लाख रुपए के बीच वार्षिक पेंशन निश्चित कर दी गई। पंजाब अंग्रेजी साम्राज्य का अंग बन गया। ये यहाँ पे आंसर जो है वो रिपीट हो गया है, ठीक है। तो आंसर जो है वो बस यही तक है, ये लाइंस जो है वो आपने नहीं लिखनी, आंसर जो है वो रिपीटेड है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, संसद की 4 प्रमुख शक्तियों का वर्णन करें। तो संसद के पास जो 4 प्रमुख शक्तियां हैं वो है वैधानिक शक्तियां, ठीक है, यानी कि कानून बनाने की शक्ति। तो बच्चों जो संसद है वो संघीय और समवर्ती सूची में जो है जो भी वर्णित विषय है, ठीक है, जो भी टॉपिक इसमें इन्वॉल्व है उन्हीं पर कानून बना सकती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में यह राज्य सूची में सिर्फ राज्य जो है वो कानून बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर कुछ विशेष जो है वो मतलब परिस्थितियां होती है जिसमें राज्य सूची पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, वो कानून बना सकते हैं, यानी हमारी संसद जो है वो कानून बना सकती है। फिर आता है कार्यपालिका शक्तियां, ठीक है, यानी जो कानून को लागू कराने का काम करते हैं। संसद अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्री परिषद को हटा सकती है, ठीक है। अगर मंत्री परिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाए तो मंत्री परिषद जो है वो हटा दी जाती है। इसके अतिरिक्त संसद के सदस्य प्रश्न पूछकर, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव द्वारा, स्थगन प्रस्ताव यानी कि थोड़े टाइम के लिए डिले करना, ठीक है, तथा निंदा प्रस्ताव यानी उसकी बुराई करना द्वारा मंत्री परिषद को नियंत्रण में रखते हैं, ठीक है, कि जो मंत्री परिषद है वो गलत काम ना करे, ठीक है, और कंट्रोल में रहे, सही काम करें। फिर आता है वित्तीय शक्तियां, ठीक है, वित्तीय यानी फाइनेंशियल। संसद का राष्ट्रीय धन पर अधिकार होता है, यह नए कर लगाती है, पुराने करों में संशोधन करती है और बजट पारित करती है, ठीक है। तो नए कर लगाने का काम, पुराने कर में संशोधन करने का मतलब उसमें चेंज लाने का काम, ठीक है, और बजट को पास करती है। संविधानिक संशोधन, संशोधन मतलब उसमें अमेंडमेंट करना, चेंज करना। संसद एक विशेष संवैधानिक विधि से संविधान में संशोधन जो है वो कर सकती है, उसे रूल को फॉलो करते हुए संविधान में संशोधन करना होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का क्या महत्व है? तो राज्य के निर्देशक सिद्धांतों का बहुत महत्व है। हमारे देश में स्त्रियों और पुरुषों को समान अधिकार दिए गए हैं। वेतन की दृष्टि से दोनों में भेदभाव समाप्त कर दिया गया है। समान पदों के लिए समान वेतन की व्यवस्था जो है वो की गई है, ठीक है। पिछड़ी जातियों के लिए नौकरियों की व्यवस्था की गई है। उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। उनको विधानसभा तथा संसद में विशेष रूप से प्रतिनिधित्व दिया जाता है, ठीक है। फिर आ जाता है, लगभग समस्त देश में प्रारंभिक शिक्षा जो है वो निःशुल्क कर दी गई है। देश में ऐसे कानून पास हो चुके हैं जिनके द्वारा श्रमिक तथा छोटी आयु के बच्चों के हितों की रक्षा की गई है, ठीक है। लेकिन ये राज्य के लिए आप एक तरीके से कह सकते हो कि प्रिंसिपल्स है जिनको कि राज्य को फॉलो करना चाहिए। बट अगर राज्य इन मतलब कि कह सकते हो नियमों को फॉलो नहीं करता तो हम किसी कोर्ट की शरण जो है वो नहीं ले सकते, ठीक है, यानी कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। भाग घ आ जाता है, 4 नंबर के 4 प्रश्न है, यानी 16 नंबर का आपका भाग घ है, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर जो है वो आपने देने हैं। पहला प्रश्न है, ऊर्जा के गैर परंपरागत साधनों के विकास एवं महत्व पर विस्तार से लिखें। ऊर्जा के गैर परंपरागत साधनों में सौर ऊर्जा, ठीक है, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भू तापीय ऊर्जा, भूतापीय होगा ये, ठीक है, जैव पदार्थों से प्राप्त ऊर्जा आदि शामिल है। अब इसका विकास जो है वो देख लेते हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के प्रयोग को बढ़ाने पर हाल के वर्षों में अत्यधिक बल दिया जा रहा है, मतलब हाल फिलहाल में इस पे ज्यादा जो है वो जोर दिया जा रहा है। इस ऊर्जा का वनारोपण, पर्यावरण सुधार, ऊर्जा संरक्षण, रोजगार वृद्धि, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता सुधार, सामाजिक कल्याण, खेतों में सिंचाई, जैविक खाद्य उत्पादन आदि क्षेत्रों में विशेष योगदान है। इससे लोगों को रोजगार मिलता है, ऊर्जा जो है वो बचा रहे हैं, जैसे हम कोल पेट्रोलियम बचा रहे हैं, हम अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखने में हेल्प कर रहे हैं, पेड़ पौधों को उगा रहे हैं, ठीक है।
मार्च 1981 में केंद्र सरकार ने एक उच्च अधिकार प्राप्त आयोग की स्थापना की थी ताकि अतिरिक्त ऊर्जा स्रोतों का पता लगाया जा सके। 1982 में गैर परंपरागत ऊर्जा साधनों का विभाग ऊर्जा मंत्रालय में स्थापित किया गया। अब गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के लिए अलग से एक मंत्रालय स्थापित कर दिया गया है। राज्य सरकारों ने भी अपने यहाँ गैर परंपरागत ऊर्जा साधनों के लिए अलग से एजेंसी स्थापित की हुई है। स्थानीय लोगों की भागीदारी से स्थानीय स्तर पर खाना पकाने की गैस, लघु सिंचाई योजना, पीने का पानी तथा सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था के कार्यों को बढ़ावा दिया जा रहा है। पवन ऊर्जा से ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था में सहायता मिली है। कई स्थानों पर पवन केंद्र कार्य कर रहे हैं। यहाँ से उत्पन्न बिजली को ग्रिड प्रणाली में शामिल कर लिया गया है। अब इसका महत्व क्या है? इन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बहुत पुराना और कम खर्चीला है, खर्चा कम आता है। इनका उपयोग दूरस्थ क्षेत्रों यानी दूर के क्षेत्र जैसे कि तटीय, पहाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्रों में किया जाता है। ऐसी जगहों पर बिजली की लाइनें बिछाना और उनका रखरखाव करना बहुत महंगा पड़ता है। ठीक है, ऐसे स्थानों पर ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोतों का प्रयोग कर औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जा सकता है। नाव चलाने के लिए हवा, बहते पानी और मानव शक्ति का उपयोग किया जा रहा है। पवन चक्कियों का उपयोग आटा पीसने के लिए जाता है। पवन चक्कियों का उपयोग जल सिंचाई के लिए भी किया जाता है और इस प्रकार इनका महत्व दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इन उपकरणों की विशेषता यह है कि ये सभी उपकरण या तो नवीकरणीय है, मतलब इनको जो है वो नया बनाया जा सकता है, रिन्यूएबल है, या अप्रयुक्त है। ठीक है, जिनका अब तक प्रयोग जो है वो नहीं किया गया है। गर्मी व सर्दी की ऋतु की तुलना करें तो इसकी तुलना जो है हमने कुछ इस प्रकार की है। शीत ऋतु जो है वो मध्य दिसंबर से फरवरी तक रहता है, जबकि जो ग्रीष्म ऋतु है यानी गर्मी का मौसम है वो मार्च से मध्य जून तक रहता है। उत्तर भारत में तापमान तेजी से गिरता है और वायु दाब बढ़ जाता है। ठीक है, विंड का प्रेशर कह सकते हो बढ़ जाता है, जबकि ग्रीष्म काल में उच्च तापमान होता है और निम्न वायु दाब होता है। ठीक है, अब क्यों होता है निम्न वायु दाब? क्योंकि जो गर्म हवा होती है वो मतलब हल्की होती है। ठीक है, तो वो अपना जो है वो प्रेशर नहीं बना पाती। पश्चिमी विक्षोभ के रूप में जाने जाने वाली तेज हवाएं चलती है। दोपहर में धूल भरी और बहुत गर्म हवाएं चलती है जिन्हें लू कहा जाता है। दिन छोटे और रातें ठंडी और लंबी होती है ठंड के टाइम में। ठीक है, जबकि गर्मी के टाइम में दिन जो है वो लंबे होते हैं और रातें जो है वो छोटी होती है। भारत में लघु तथा कुटीर उद्योगों का क्या महत्व है? बेरोजगारी की समस्या को हल करता है। ठीक है, भारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या का हल लघु तथा कुटीर उद्योगों का विकास करके ही किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे मशीनरी वगैरह ज्यादा तो यूज होती नहीं है, तो हाथों से काम होता है, मैनुअल वर्क होता है, तो लोगों को रोजगार जो है वो यहाँ पर मिल जाता है। उत्पादन में शीघ्र वृद्धि, लघु तथा कुटीर उद्योगों को स्थापित करने तथा उनमें उत्पादन कार्य करने में कम समय लगता है। ठीक है, क्योंकि सामान जो है वो थोड़ा होता है। ठीक है, हाथों से काम करना होता है, तो इसको करने में आप कह सकते हो क्योंकि वर्कर्स ने काम करना है तो ज्यादा टाइम जो है वो नहीं लगता। ठीक है, जबकि जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वगैरह जो एस्टेब्लिश की जाती है तो सारी मशीनों को सेट करना और फिर जो है वो पैसा इन्वेस्ट करना, ज्यादा रॉ मटेरियल लेकर आना, तो उसमें टाइम जो है वो कंज्यूम होता है। ठीक है, इसके अलावा ग्रामों का विकास यानी गांव का विकास होता है, क्योंकि जो लोग काम कर रहे हैं उनका जीवन स्तर भी तो बढ़ेगा, है ना, उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ेगा, तो सर्वांगीण विकास होता है। वितरण, तो यहाँ पर जो ये जो लघु और कुटीर उद्योग होते हैं, ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर जो पैसा है वो कुछ चंद लोगों के हाथों में रह जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो पैसा जो है वो वितरित होता है और जिसकी वजह से जो है अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो कम होती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास दर की परिभाषा दे और इसकी गणना कैसे की जा सकती है? तो विकास दर जो है वो प्रतिशत दर है जिससे यह पता चलता है कि एक वर्ष की तुलना में दूसरे वर्ष में राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। ठीक है, अभी तो कंपेयर करेंगे जब हम परिवर्तन पता करेंगे। तो विकास दर की गणना जो है वो करने के लिए हमें ये फॉर्मूला देखना पड़ता है। ठीक है, कि प्रति व्यक्ति आय में कितना परिवर्तन हुआ है, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय कितनी है, उसको 100 से गुना कर देना है ताकि प्रति व्यक्ति आय विकास दर जो है वो पता कर सके। ठीक है, कि हर इंसान की सैलरी में कह सकते हो कितना जो है वो इंक्रीमेंट हुआ है। गुरु गोविंद सिंह जी के सेना नायक के रूप में व्यक्तित्व का वर्णन करो। गुरु गोविंद सिंह जी एक कुशल सेनापति तथा वीर सैनिक थे। पहाड़ी राजाओं तथा मुगलों के विरुद्ध लड़े गए
प्रत्येक युद्ध में उन्होंने अपने वीर सैनिक होने का परिचय दिया। तीर चलाने, तलवार चलाने तथा घुड़सवारी करने में तो वे विशेष रूप से निपुण थे। गुरुजी में एक उच्च कोटि के सेना नायक के सभी गुण विद्यमान थे। उन्होंने कम सैनिक तथा कम युद्ध सामग्री के होते हुए भी पहाड़ी राजाओं तथा मुगलों के नाक में दम कर दिया। चमकौर की लड़ाई में तो उनके साथ केवल 40 सिख थे, परंतु गुरुजी के नेतृत्व में उन्होंने वे हाथ दिखाए कि एक बार तो हजारों की मुगल सेना घबरा उठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन किन मसलों पर रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों की आपस में ना बनी? रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के संबंध में विशेष रूप से 3 मसलों ने तनाव उत्पन्न किया। ये मसले कौन कौन से थे? तो ये मसले थे, यहाँ पे डैश आएगा, ठीक है। ये मसले थे सिंध का प्रश्न, शिकारपुर का प्रश्न और फिरोजपुर का प्रश्न, और इनका अलग अलग वर्णन जो है वो यहाँ पर दिया गया। सिंध का प्रश्न क्या था? सिंध पंजाब के दक्षिण पश्चिम में स्थित अति महत्वपूर्ण प्रदेश है। यहाँ के निकटवर्ती प्रदेशों को विजित करने के पश्चात, मतलब जीतने के बाद 1830 से 31 ईस्वी में महाराजा रंजीत सिंह ने सिंध पर अधिकार करने का निर्णय किया, परंतु भारत के गवर्नर जनरल विलियम बंटीक ने महाराजा की इस विजय पर रोक लगाने का प्रयास किया और इस संबंध में उसने अक्टूबर 1831 ईस्वी को महाराजा से रोपड़ में भेंट की, ठीक है, मतलब मुलाकात की। परंतु दूसरी ओर उसने कर्नल पोटिंगर को सिंध के अमीरों के साथ व्यापारिक संधि करने के लिए भेज दिया। जब रंजीत सिंह को इस बात का पता चला तो उसे बड़ा दुख हुआ। परिणाम स्वरूप अंग्रेज सिख संबंधों के तनाव उत्पन्न होने लगे। फिर था शिकारपुर का प्रश्न। महाराजा रंजीत सिंह 1832 ईस्वी में सिंध के प्रदेश शिकारपुर को अपने आधिपत्य में लेने के लिए एक उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा में थे, मतलब अपने कंट्रोल में जो है वो शिकारपुर को करना चाह रहे थे। यह अवसर उसे मजारी कबीले के लोगों द्वारा लाहौर राज्य के सीमांत प्रदेशों पर किए जाने वाले आक्रमणों से मिला। रंजीत सिंह ने इन आक्रमणों के लिए सिंध के अमीरों को दोषी ठहराया और शिकारपुर को हड़पने का प्रयत्न किया, मतलब उस पर कब्जा करने की कोशिश की। शीघ्र ही सिखों ने राजकुमार खड़क सिंह के नेतृत्व में मजारियों के प्रदेश पर अधिकार कर लिया, परंतु जब महाराजा ने सिंध के अमीरों से संधि की शर्तों को पूरा करवाने का प्रयास किया तो अंग्रेज गवर्नर जनरल ऑकलैंड ने उसे रोक दिया। फलस्वरूप महाराजा तथा अंग्रेजों के संबंध बिगड़ गए। फिर है फिरोजपुर का प्रश्न। फिरोजपुर नगर सतलुज तथा ब्यास के संगम पर स्थित था। वह बहुत ही महत्वपूर्ण नगर था। ब्रिटिश सरकार फिरोजपुर के महत्व से भली भांति परिचित थी। यह नगर लाहौर के समीप स्थित होने से अंग्रेज यहाँ से न केवल महाराजा रंजीत सिंह की गतिविधियों को देखरेख कर सकते थे, अपितु विदेशी आक्रमणों की रोकथाम भी कर सकते थे। अतः अंग्रेज सरकार ने 1835 ईस्वी में फिरोजपुर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और 3 वर्ष बाद इसे अपनी स्थायी सैनिक छावनी बना दिया, ठीक है, यानी कि कैंटोनमेंट जो है वो बना दिया। अंग्रेजों की इस कार्यवाही से महाराजा गुस्से से भड़क उठे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के परस्पर संबंधों का संक्षेप में नोट लिखो कि भारत और अमेरिका के बीच कैसे रिलेशन है। भारत का संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों में पूर्ण विश्वास है। हमने संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक अंग और विशेष एजेंसियों के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत संयुक्त राष्ट्र को विश्व शांति का रक्षक मानता है, इसलिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सैनिक सहायता प्रत्येक संभव ढंग से की है। भारत ने सदा संयुक्त राष्ट्र में इस बात पर जोर दिया है कि वे राजनीतिक मामलों तक ही अपने को सीमित ना करें, बल्कि मानव की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक समस्याओं को सुलझाने का प्रयास भी करें। ऐसी समस्याओं को सुलझाने में भारत ने संयुक्त राष्ट्र को आर्थिक सहायता और पूरा सहयोग दिया है। 22 दिसंबर 1994 को भारतीय संसद के दोनों सदनों ने एक प्रस्ताव पास कर संयुक्त राष्ट्र के प्रति भारत की वचनबद्धता को दोहराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र की चुनाव प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करो कि चुनाव की प्रक्रिया जो है वो कौन कौन सी जो है वो फॉलो की जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले उम्मीदवार का चयन होता है। निर्वाचन के कुछ दिन पूर्व विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों का चयन करते हैं कि कौन कौन जो है वो इलेक्शन में खड़ा होगा। नामांकन पत्र दाखिल करना, उम्मीदवारों के चयन के बाद उन्हें अपना नामांकन पत्र जो है वो दाखिल करना पड़ता है। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि घोषित कर दी जाती है कि कब तक जो है वो अपना नाम जो है वो नॉमिनेट कर सकते हैं। इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच की जाती है। यदि कोई उम्मीदवार अपना नाम वापस लेना चाहता है
तो वह निश्चित तिथि तक ऐसा कर सकता है। ठीक है। फिर चुनाव अभियान, निर्वाचन प्रक्रिया का आगामी चरण चुनाव अभियान है। इसके लिए पोस्टर लगाना, सभाएं करना, भाषण देना, जुलूस निकालना, ये सब काम जो है वो किए जाते हैं। उसके बाद वोट दिया जाता है, निश्चित तिथि को मतदान होता है, मतदाता मतदान कक्ष में जाते हैं और गुप्त मतदान द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। उसके बाद मतगणना यानी कि जो वोट दिया है उनकी काउंटिंग होती है। मतगणना समाप्त होने पर मतों की गिनती की जाती है। मतदान जब समाप्त होगा उसके बाद मतों की गिनती की जाती है। जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक मत यानी कि वोट प्राप्त होता है उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है और इस प्रकार चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। ठीक है। जो भाग ड़ है, एक एक नंबर के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। स्रोत आधारित प्रश्न है, आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, आंसर आपको उसी में से ढूंढने होंगे। ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न है, फसल चक्र में किसान द्वारा सबसे अधिक अनाज वाली फसलें कौन सी उगाई गई। ठीक है। तो फसल चक्र में पंजाब के किसान ने गेहूं चावल का फसल चक्र अपनाया, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने गेहूं गन्ना फसल चक्र जो है वो अपनाया। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, नए फसल चक्र के कारण किन फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। तो सबसे ज्यादा जिस फसल को नुकसान हुआ है वो दलहन और तिलहन का उत्पादन है। ठीक है। हरित क्रांति के लिए पंजाब और हरियाणा ने क्या कीमत चुकाई है। तो भूमि की उर्वरता में कमी आई है और भूमिगत जल यानी जो ग्राउंड वाटर होता है, ठीक है, उसमें भी भारी कमी आई है। उपरोक्त अनुच्छेद में किन 2 ब्लॉकों यानी कि गुटों का उल्लेख किया गया है। तो अमेरिकी गुट और सोवियत गुट। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है भाग च, मानचित्र जो है उसको भरना है आपने। 4-4 नंबर के 2 मानचित्र है, एक पंजाब का और एक भारत का। ठीक है। तो वो दोनों आपने फिल करना है और दोनों में आपने 4-4 जो मतलब कि कह सकते हो जो पॉइंट्स है उनको शो करने हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बंगाल की खाड़ी। तो बच्चों, मैप में जो सबसे ऊपर होता है वो होता है हमारा नॉर्थ। ठीक है। ये आ जाता है आपका साउथ, ये हो गया आपका ईस्ट। ठीक है। और ये वाला जो है यहाँ पर ये हो गया आपका वेस्ट। ठीक है। तो जो बंगाल की खाड़ी है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जो है वो आती है। ठीक है। बंगाल की खाड़ी ये रहा। और उसके बाद आ जाता है शिवालिक पर्वत श्रृंखला। शिवालिक पर्वत श्रृंखला जो है वो हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, इसको टच करता हुआ जो है वो जाता है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका जैसलमेर। जैसलमेर जो है वो राजस्थान में है। ठीक है। ये जो दिख रहा है आपको ये जैसलमेर है। शुष्क वनस्पति क्षेत्र वो आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा, तो ये राजस्थान है। ठीक है। फिर प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्र जो है वो आपको यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, ठीक है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। ठीक है। फिर आ जाता है सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य जो है वो कौन सा है। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य जो है वो केरला है। ठीक है। अगला जो है क्वेश्चन वो देखते हैं हम, जो कि है पंजाब के मानचित्र में विभाजन से पूर्व जो आपको मानचित्र दिया गया है उसमें कोई 4 बिंदु भरने हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है ये गोइंदवाल साहिब है। ठीक है। इधर आपका कुरुक्षेत्र जो है वो है। फिर यहाँ पे पाउंटा साहिब है। यहाँ पर आपका पड़ जाएगा सरहंद, फिर मुक्तसर साहिब। और ये जो ब्लू कलर की रिवर दिख रही है, स्काई ब्लू कलर की, इसको ये है हमारी सतलुज नदी। ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ये वीडियो खत्म हो जाती है हमारी। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।